अब आइए ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर। ज्ञानेंद्रियों में खासकर आँख और कान के बारे में पढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन, मानव शरीर में निम्न 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो बाह्य जगत से किसी भी प्रकार के उद्दीपन स्टिमुलस का ग्रहण करके उसे तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क या सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाती हैं। अर्थात इनके द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान होता है। इनके द्वारा मनुष्य बाह्य शक्तियों के प्रति सजग रहता है तथा अपना बचाव करने में समर्थ होता है। जैसे सड़क पर चलते हुए वह कानों द्वारा कार का हॉर्न सुनते ही सड़क के एक ओर चलकर दुर्घटना से अपना बचाव करता है। नेत्र, आँख, इसे संसार की वस्तुओं को देखा जाता है। इसे दृष्टि भी कहते हैं। दूसरा, श्रवणेंद्रिय, यह कर्ण अथवा कानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुना जाता है। घ्राणेंद्रिय या नासिका अथवा नाक से सूंघा जाता है जिससे किसी वस्तु की गंध का पता चलता है। स्वादेंद्रिय या जिह्वा अथवा जीभ, जिह्वा द्वारा चखने से किसी वस्तु के स्वाद का पता चलता है। स्पर्शेंद्रिय या त्वचा, इसमें स्पर्श, तापमान एवं वेदना का ज्ञान होता है। सबसे पहले आँख के बारे में पढ़िए। नेत्र शरीर का एक ऐसा अंग है जिनके द्वारा संसार की वस्तुओं को देखा जाता है। दाईं बाईं दोनों ओर एक एक नेत्र कोटरीय गुहा ऑर्बिटल कैविटी में स्थित होता है जो लगभग गोलाकार होता है। नेत्रों की संरचना, जब आउटर फाइब्रस लेयर की बात करें, यह सबसे बाहर की परत होती है। इसमें श्वेत पटल या स्क्लेरा तथा स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का समावेश होता है। मिडिल वैस्कुलर लेयर, यह बीच की परत होती है। इसमें रंजित पटल या कोराइड, रोमक पिंड या सिलियरी बॉडी तथा उपतारा या आइरिस का समावेश होता है। इनर नर्वस टिश्यू लेयर, नेत्रक गोलक के भीतर लेंस, नेत्रोद तथा नेत्रचाप द्रव्य या नेत्रचाप काय होता है। श्वेत पटल, स्क्लेरा तथा स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। श्वेत पटल या स्क्लेरा नेत्रगोलक के पश्च एवं पार्श्वीय पक्षों की सबसे बाहर की दृढ़ तंतुमय ऊतक की श्वेत परत होती है जो सामने की ओर पहुंचकर पारदर्शक भाग स्वच्छ मंडल, कॉर्निया में विलीन हो जाती है। बाहर से नेत्रों का सफ़ेद दिखाई देने वाला भाग श्वेत पटल या स्क्लेरा ही होता है। यह परत नेत्रों के कोमल अवयवों की रक्षा करती है तथा नेत्र की आकृति बनाए रखती है। इससे नेत्र की बाह्य पेशियां संलग्न रहती हैं। प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर भीतर दृष्टिपटल या रेटिना पर पहुंचती है। कॉर्निया आगे की ओर उन्नतोदर होता है। औस्र, यह प्रकाश की किरणें को रेटिना पर केंद्रित होने के लिए उन्हें झुका देता है। रंजित पटल, कोरॉइड या सिलियरी बॉडी, रोमक पिंड तथा उपतारा या परितारिका, मतलब जिसे आइरिस कहते हैं। सबसे पहले रंजित पटल, कोरॉइड। रंजित पटल या कोरॉइड स्क्लेरा की आंतरिक सतह के पश्च 5/6 भाग को आइरिस करने वाली नेत्र गोलक की भित्ति के बीच की कत्थई रंग की परत होती है जिसमें रक्त वाहिनियां बहुत अधिक होती हैं जो रेटिना में विद्यमान तंत्रिका अंतों
को उद्दीपित करता है और फिर कोराइड द्वारा अवशोषित हो जाती है। आगे दोनों ओर कोराइड की निरंतरता में आरेखित पेशी तंतु सिलियरी पेशी तथा स्रावी एपिथेलियमी कोशिकाओं से बना एक एक रोमक पिंड सिलियरी बॉडी होता है, जिसमें निलंबक स्नायु सस्पेंसरी लिगामेंट संलग्न रहता है, जो दूसरे सिरे पर लेंस को चारों ओर से बंद करने वाले कैप्सूल से संलग्न रहता है। सिलियरी पेशी के संकुचन एवं शिथिलन से लेंस की मोटाई अर्थात उसकी वक्रता में परिवर्तन होता है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए उन्हें अपरिवर्तित कर देता है तथा स्रावी एपिथेलियमी कोशिकाओं से नेत्र के अग्रज खंड अर्थात लेंस तथा कॉर्निया के बीच के स्थान में नेत्रोद स्रावित होता है। सिलियरी बॉडी से आगे उसी का प्रसारण उपतारा या आइरिस होता है, जो कॉर्निया के पीछे तथा लेंस के आगे स्थित होता है। इससे नेत्र का अग्रज खंड अग्रज एवं पश्च कक्षो चैम्बर में विभाजित हो जाता है। कॉर्निया एवं आइरिस के बीच के स्थान को अग्रज कक्ष एंटीरियर चैम्बर तथा आइरिस एवं लेंस के बीच के स्थान को पश्च कक्ष पोस्टीरियर चैम्बर होता है। उपतारा या आइरिस एक वृत्ताकार रचना होती है। यह वर्णक कोशिकाओं एवं पेशी तंतुओं की एक वृत्ताकार तथा दूसरी विकीर्ण दो परतों से बनी होती है। आइरिस रंगीन होता है। दृष्टिपटल या रेटिना आंतरिक परत तंत्रिका ऊतक की होती है, जिसे दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है, जो नेत्र गोलक के लगभग 3/4 भाग का आश्रित किए हुए होता है। यह पीछे की ओर मोटा होता है तथा आगे की ओर पतला होता चला जाता है और सिलियरी बॉडी के ठीक पीछे इसका अंत हो जाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं एवं तंत्रिका तंतुओं की अनेकों परतों से बना होता है। रेटिना में लंबी छड़ के आकार की कोशिकाओं, रॉड्स, शलाकाओं तथा शंकु के आकार की कोशिकाओं, शंकुओं, कोन्स की परत होती है, जो अपने भीतर विद्यमान प्रकाश सुग्राही वर्णकों के कारण प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होती है। रेटिना का पिछला भाग नेत्र बुध्न फंडस ओक्यूली कहलाता है। इसमें दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक केंद्र के निकट पीला क्षेत्र होता है, जिसे पित्त बिंदु या मैकुला ल्यूटिका कहा जाता है। मैकुला ल्यूटिया के केंद्र में एक छोटा सा गड्ढा होता है, जिसे केंद्रीय गर्तिका या फोविया सेंट्रालिस कहते हैं, जो केवल शंकुओं कोन्स का बना होता है तथा रेटिना के अग्रज भाग के ओर शंकु कम होते हैं और शलाकाएं अधिक होती हैं। मैकुला ल्यूटिका रेटिना पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए सबसे अधिक साफ दृष्टि का क्षेत्र है। किसी वस्तु को बिल्कुल साफ देखने के लिए सबसे अधिक साफ दृष्टि का क्षेत्र है। किसी वस्तु को बिल्कुल साफ देखने के लिए नेत्रों को इस प्रकार घुमाया जाता है कि उस वस्तु से प्रकाश की किरणें मैकुला ल्यूटिया पर पड़े। दूसरा क्षेत्र रेटिना के केंद्र में एक छोटा सा क्षेत्र दृष्टि चक्रिया होता है, जिसमें शलाकाएं, रॉड्स तथा शंकु कोन्स नहीं होते, जिसमें प्रकाश की किरणों का अनुभव नहीं होता, अर्थात यह क्षेत्र प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होता। अतः इसे अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। रेटिना के सभी तंत्रिका तंतु दृष्टि चक्रिका पर अभिसरित होकर दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व्स का निर्माण करते हैं, जो दृष्टि चक्रिका पर नेत्र से निकलकर एस्फेनॉइड अस्थि से होकर अंत में प्रमस्तिष्कीय सेरिब्रम के पश्च कपालीय खंड ऑसिपिटल लोब में
सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचती है, जिससे नेत्र के रेटिना से आवेग दृष्टि पटल तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में संचालित हो जाते हैं। देखिए, एक बात यहाँ समझ लीजिए, मैकुला ल्यूटिया के नासिका की ओर को लगभग 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटा सा ऑप्टिक्स डिस्क होता है। नेत्र गोलक, आई बॉल के भीतर की रचनाएं। लेंस, यह तारे या पुतली के ठीक पीछे अत्यंत लचीली वृत्ताकार द्वितोदर पारदर्शक रचना होती है जिसमें रक्तवाहिनियां नहीं होती। लेंस एक पारदर्शक कैप्सूल के भीतर बंद रहता है तथा निलंबक स्नायु सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा सिलियरी बॉडी से लटका होता है। कोई वस्तु जितनी पास होती है उसे देखने के लिए लेंस की मोटाई अर्थात वक्रता उतनी ही अधिक हो जाती है। ऑप्टिक नर्व्स, दृष्टि तंत्रिकाएं। दृष्टि तंत्रिकाएं या द्वितीय कपालीय तंत्रिकाएं प्रकाश की दो तंत्रिकाएं होती हैं। दृष्टि तंतुओं का उद्गम नेत्रों के रेटिना में होता है तथा तंतु मैकुला लुटिया से लगभग 0.5 सेंटीमीटर नासिका की ओर अभिसरित होकर तथा आपस में संयोजित होकर दृष्टि तंत्रिका बनाते हैं। यह तंत्रिका कोराइड एवं स्क्लेरा का बंध एक नेत्रकोटरीय गुहा ऑप्टिकल ऑर्बिटिकल कैविटी से निकलकर कपालीय गुहा में प्रवेश करती है और स्फेनॉइड अस्थि के दृष्टिरंध्र से निकलकर पीछे को तथा बीच में जाती है और स्फेनॉइड अस्थि के प्यूसिका खात में स्थित प्यूसिका ग्रंथि से ठीक सामने और ऊपर दूसरी ओर की दृष्टि तंत्रिका से मिल जाती है। इसके मिलने से अंग्रेजी के अक्षर X के आकार का परागामी बन जाता है जिसे अक्षीय व्यतिसिका कहा जाता है, मतलब कि ऑप्टिक चियाज़्मा कहा जाता है। ऑप्टिक चियाज़्मा में दृष्टि तंत्रिका के प्रत्येक रेटिना की नासिका की ओर के अर्थात मध्यवर्ती तंत्रिका तंतु दूसरी ओर के तंत्रिका तंतुओं को पार कर जाते हैं। पार्श्वीय रेटिना व तंत्रिका तंतु एक दूसरे के आर पार नहीं होते बल्कि वे उसी ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि तंत्रिका के तंतु मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों में पहुंचते हैं। ईयर, कान। मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में कर्ण या कान श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है। कान वह अंग है जो ध्वनि का पता लगाता है। यह न केवल ध्वनि के लिए एक ग्राहक रिसीवर के रूप में कार्य करता है अपितु शरीर के संतुलन और स्थिति के बोध में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। प्राणी के कान का बाहरी हिस्सा जो दिखता है वह ऊतकों से निर्मित होता है। कान के भाग मुख्यतः 3 होते हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आइए पहले आउटर ईयर बाह्य कान के बारे में पढ़ते हैं। यह कान का बाहरी भाग होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। इसके भी 2 भाग हैं, एक जिसे कर्णपल्लव या कर्ण नली कहते हैं, पीना या ऑडिटरी, और ईयर कैनाल कहते हैं। पीना यह उपास्थि से बना हुआ होता है और खोपड़ी की हड्डियों के पार्श्व भाग से संबंधित होता है। ईयर कैनाल ऑडिटरी, इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका कुछ भाग अस्थि और कुछ भाग उपास्थि का बना होता है। यह बाहर से आने वाली आवाज़ की तरंगों को इकट्ठा करके कान के पर्दे तक पहुंचाता है। इसकी भीतरी परत पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो बाहर से आने वाले धूल कणों को रोकता है। इसकी त्वचा से सीबम नामक मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है जो धूल कणों को अपने में चिपका लेता है। उसकी अंतिम पर एक झिल्ली सदृश संरचना कर्णपटह होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। मिडिल ईयर,
यह बाह्य कर्ण और आंतरिक कर्ण के बीच का भाग होता है। इसे हवा का भरा हुआ गड्ढा कहते हैं, टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। इसके निम्नलिखित भाग हैं। एक, कंठकर्ण नलिका। यह मध्य कान में एक टेढ़ी, पतली और संकरी नलिका होती है। यह नली कान, नाक और गले को जोड़ती है। यह वातावरण में अचानक हुए वायु के बदलाव को झेलती है, जिससे कान का पर्दा सुरक्षित रहता है। मध्य कर्ण गुहा, मिडिल ईयर कैविटी। कंठकर्ण नली के ऊपरी भाग को कर्ण गुहा कहते हैं। इसमें कान की 3 हड्डियां, 3 दाएं में और 3 बाएं में होती है। इनका नाम उनकी आकृति के अनुसार बाहर से भीतर की ओर इस प्रकार है: मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अंतःकर्ण, इंटरनल ईयर। इसे बॉनी लैब्रिनिथ भी कहते हैं। यह खोपड़ी की टेम्पोरल हड्डी के भीतर स्थित होता है। यह अर्ध पारदर्शक झिल्ली के द्वारा बना होता है। इसके अंदर एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ रहता है। लेबिंथ मेम्ब्रेनियस के 2 मुख्य भाग होते हैं, यूट्रिकुलस और सैकुलस। ये दोनों एक सक्रिय नलिका से जुड़े रहते हैं। अब कान का कार्य क्या है, इसको पढ़िए। फंक्शन ऑफ ईयर, सुनने की क्रिया। ध्वनि तरंगों के कंपन कर्ण पल्लक पीना से टकराकर ईयर कैनाल तक पहुंचते हैं। इसके अंतिम सिरे पर कान का पर्दा होता है, जिस पर ध्वनि तरंग टकराकर इसमें कंपन पैदा करती है। इस कंपनों का कर्ण की अस्थियां को 10 गुना बढ़ाकर अंततः कर्ण की झिल्ली तक पहुंचाती है। फिर यह कंपन तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क में इन कंपनों का विश्लेषण होता है और मस्तिष्क सुनने का कार्य करने लगता है। कान का दूसरा काम है संतुलन नियंत्रण। अंतःकर्ण की यूरिकुलस और सैकुलस के अंतःतरल में स्थित कैल्शियम कार्बोनेट के कण जब कान के पर्दे पर टकराते हैं तो इसमें उत्पन्न संवेदनाओं को तंत्रिका आवेग के रूप में मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। मस्तिष्क संबंधित पैरिलो की सूचना देकर यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सुरक्षा, स्नान के बाद कान को त्वचा मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए। देखिए यहाँ बात हो रहा है सुरक्षा के विषय में कि स्नान के बाद कान की त्वचा मुलायम कपड़ों से साफ करें। कान में नुकीले चीज़ें न डालें। महीने में कान में सरसों का तेल डालकर साफ करें। कान की खुश्की के लिए अधिक जल पिए। कान में कीट पतंगा घुस जाने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कान में कीट पतंगा घुस जाने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फ्यूल फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, मांसपेशीय कार्य के लिए ईंधन। मनुष्य के शारीरिक व्यायाम हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मांसपेशियों द्वारा कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक शारीरिक व्यायाम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त की जा सकती है। अतः किसी भी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। शरीर के द्वारा ऊर्जा रासायनिक, यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि के रूप में विभिन्न स्रोतों से ग्रहण की जाती है। शारीरिक व्यायाम के लिए इस ईंधन की पूर्ति करना एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसके बारे में मनुष्य को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अतः व्यायाम के समय ऊर्जा की पूर्ति शरीर द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रासायनिक भोज्य तत्वों से की जा सकती है। मांसपेशीय कार्य के लिए भोजन एक ईंधन का कार्य करता है। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया भोजन विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न अवयवों में टूटकर
मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा मांसपेशियों की गतियों में तीव्रता और शक्ति उत्पन्न करती है। किसी भी एथलेटिक की पोषण आवश्यकता को जानने के लिए कंकाल मांसपेशियों को ईंधन की पूर्ति अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कहा जा सकता है कि ईंधन पूर्ति विभिन्न भोज्य पदार्थों के प्रकार हैं जिनके उपयोग से शारीरिक व्यायाम हेतु ऊर्जा एटीपी के रूप में शरीर द्वारा उपयोग में लाई जाती है। मुख्य रूप से ये भोज्य तत्व 3 प्रकार के होते हैं जिनके रासायनिक विखंडन से शारीरिक व्यायाम हेतु ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये तीनों हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन तीनों भोज्य तत्वों के रासायनिक विखंडन से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग ऑक्सीजन तंत्र में एटीपी उत्पादन के लिए किया जाता है। यह एटीपी ऊर्जा के रूप में शरीर द्वारा ग्रहण की जाती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिनके अनॉक्सी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल तंत्र द्वारा एटीपी का संगठन होता है। एथलेटिक को प्रथम भाग में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा अधिक समय तक इस अनॉक्सी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद मांसपेशीय कार्य के लिए ऊर्जा वसा तथा अंत में कुछ मात्रा में प्रोटीन से प्राप्त होती है। अतः मुख्य रूप से शारीरिक व्यायाम के लिए मांसपेशियों द्वारा कार्य करने के लिए ईंधन मुख्य रूप से 3 भोज्य तत्वों के रूप में प्राप्त किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ईंधन के रूप में, फैट ईंधन के रूप में, प्रोटीन ईंधन के रूप में। ये तीनों प्रकार के ईंधन विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा टूटकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट लैक्टिक अम्ल तंत्र द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। वसा ऑक्सीजन तंत्रों द्वारा एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन भी एक ऊर्जा ईंधन के रूप में ऑक्सी तंत्र एरोबिक सिस्टम द्वारा ऊर्जा उत्पादन तक सीमित मात्रा में करती है। यह व्यायाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ईंधन नहीं है। अधिकतर प्रोटीन ईंधन के रूप में उस समय कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है जब अन्य भोज्य तत्वों से ऊर्जा का उत्पादन अंतिम अवस्था में पहुंच जाए। इस प्रोटीन ईंधन को चयापचयिक ईंधन, मेटाबॉलिक फ्यूल भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा व्यायाम के लिए मुख्य ईंधन का कार्य करते हैं। व्यायाम के दौरान ये दोनों प्रकार के ईंधन निम्नलिखित कारकों में प्रभावित होते हैं: व्यायाम की तीव्रता, व्यायाम का काल, आहार का प्रभाव। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं व्यायाम की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। जैसे ही व्यायाम की तीव्रता बढ़ती है और समय काल घटता है, वैसे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट की और समारोपण होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि भारी व्यायाम और कम अवधि के समय एटीपी का उत्पादन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म या लैक्टिक अम्ल तंत्र की ओर समारोपित हो जाता है। जैसे कि विदित है कि उक्त तंत्र के लिए कार्बोहाइड्रेट सीधे मुख्य का कार्य करता है। उदाहरण के लिए 100 मीटर दौड़ में फास्फोक्रिएटिन एटीपी के पुनः संश्लेषीकरण के लिए मुख्य रूप से ईंधन का कार्य करता है। व्यायाम का काल, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। तीव्रता एवं काल पर प्रभाव। वसा के प्रकरण में व्यायाम की तीव्रता और समय काल को पुनः देखने से पता चलता है कि जैसे ही व्यायाम की तीव्रता घटती है और समय काल का मान बढ़ता है, वैसे ही वसा मुख्य ईंधन का स्रोत बन जाता है। यद्यपि वसा लंबी अवधि की खेल क्रियाओं के लिए एक विशेष ईंधन का कार्य करता है, यहाँ पर उतना ही महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का भी है। यहाँ पर उतना ही महत्व कार्बोहाइड्रेट का भी है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट किसी खेल कौशल प्रदर्शन के प्रारंभिक काल में विशेष योगदान देता है। इंटेंसिटी इंक्रीजेज एंड ड्यूरेशन डिक्रीजेज, फूड शिफ्टेड टुवर्ड कार्बोहाइड्रेट्स।
B. Intensity decrease and duration increase, food shifted towards fat. उपरोक्त ग्राफ के अध्ययन से मालूम चलता है कि प्रारंभ में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग अधिक हुआ है और धीरे धीरे इसके उपयोग की सीमा घटती चली गई है। ठीक उसी समय परफॉर्मेंस को लगातार बनाए रखने के लिए वसा का उपयोग प्रारंभ हो गया है। अर्थात लंबे समय तक कार्य करने के लिए वसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ईंधन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के लंबे समय तक उपयोग से लैक्टिक अम्ल तंत्र लंबी अवधि खेल प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर देते हैं। आहार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइट। अधिक कार्य करने के लिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट नियमित स्थिति में कार्य करने के लिए मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं। किसी खिलाड़ी द्वारा ग्रहण किए गए आहार से कार्बोहाइड्रेट और वसा ईंधन के रूप में मिलते हैं। व्यायाम के समय ये दोनों भोज्य तत्व कम या अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। उपरोक्त चित्र में विभिन्न प्रयोगों के आधार पर सामान्य आहार, उच्च वसा आहार और उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार के प्रभावों का अध्ययन करने से मालूम चलता है कि सामान्य आहार में कार्बोहाइड्रेट 55%, वसा 30% और प्रोटीन 15% लगभग है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे अधिक मात्रा में उपयोग व्यायाम के प्रारंभ में किया जाता है। उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार लगातार 4 घंटे लगातार दौड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपरोक्त निष्कर्षों का पता 1939 में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। आइए अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को ईंधन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के शर्करा और स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत अनाज, सूखे फल, ताजे फल, शहद, आलू, केक आदि हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि एटीपी के चयापचय उत्पादन के लिए एक विशेष ईंधन के रूप में लाया जाता है। खेल के दृष्टिकोण से ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग उपयुक्त माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है जिसका उपयोग शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। भोजन के रूप में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर द्वारा उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, जिसे रक्त शर्करा कहते हैं। यह रक्त शर्करा कंकाल मांसपेशी के लिए चयापचयिक ईंधन के रूप में कार्य करता है। कुछ ग्लूकोज की मात्रा जो रक्त द्वारा मांसपेशी में भेजी जाती है, यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर मांसपेशी में जमा हो जाती है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का दूसरा रूप है। यह ग्लाइकोजन भी मेटाबॉलिक ईंधन के रूप में मांसपेशियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अतः कार्बोहाइड्रेट ईंधन के रूप में मुख्य निम्नलिखित 2 रूपों को दर्शाता है। ये ईंधन के 2 रूप एटीपी के उत्पादन के उद्देश्य से वर्णित किए जाते हैं। एक ब्लड ग्लूकोज, दूसरा मसल ग्लूकोज। रक्त ग्लूकोज या मांसपेशीय ग्लूकोज। तो देखिए ब्लड ग्लूकोज क्या है। रक्त ग्लूकोज का स्तर यकृत में जमा ग्लाइकन के माध्यम से बनाकर रखा जाता है। उदाहरण के लिए जब रक्त शर्करा का स्तर निम्न हो तो यकृत में जमा ग्लाइकोजन ग्लाइकोजनोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में जमा हो जाता है, जहां से इसे कंकाल मांसपेशियों और शरीर के अन्य तत्वों में टूटती है। लेकिन जब रक्त शर्करा की मात्रा का स्तर उच्च होता है, जहां से इसे कंकाल मांसपेशियों और शरीर के अन्य अंगों को भेज दिया जाता है, यहाँ पर यह ग्लूकोज चयापचय प्रक्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा अन्य तत्वों में टूटती है। लेकिन जब रक्त शर्करा की मात्रा का स्तर उच्च होता है तो यह ग्लूकोज इंसुलिन नामक हार्मोन से ऊतकों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और यदि यह यकृत द्वारा ग्रहण
किया जाता है तो चयापचय के उपयोग में ले लिया जाता है, या ग्लाइकोजनेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाने के बाद यह यकृत में जमा हो जाता है। यदि इस ग्लूकोज को कंकाल मांसपेशी या ऊतकों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह मेटाबॉलिक कार्यों के लिए उपयोग में आ जाता है। जब ग्लाइकोजन की मात्रा सीमा से अधिक हो जाती है तो बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा वसा में परिवर्तित हो जाती है और वसीय कोशिकाओं में जमा हो जाती है। मांसपेशियों के ग्लाइकोजन संग्रह मांसपेशियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चयापचय के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह संग्रहित रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का योगदान नहीं देता, लेकिन रक्त मांसपेशी ग्लाइकोजन चयापचय द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। जब मांसपेशियों में अनॉक्सी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है तो कुछ लैक्टिक अम्ल रक्त में विकसित हो जाता है और कुछ यकृत में चला जाता है, जहां पर यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद यह रक्त शर्करा के रूप में वापस इकट्ठा हो जाता है। यकृत में जमा यह ग्लूकोज मेटाबॉलिक ईंधन के रूप में ले लिया जाता है या ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। अभ्यास की विरामावस्था में कंकाल मांसपेशी द्वारा रक्त संग्रहण किए गए ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, लेकिन लंबे अभ्यास के समय रक्त शर्करा यकृत में रक्त ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। लगभग कुल ईंधन की 30 से 40 मात्रा अभ्यास के समय ऑक्सीजन तंत्र द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अतः रक्त शर्करा के स्तर को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह ग्लूकोज मस्तिष्क के लिए भी मुख्य ईंधन का स्रोत होता है। इसका स्तर बने रहने से आहार में कार्बोहाइड्रेट भाग पूर्णतः रहता है। इसके अलावा यकृत में भी इसका स्तर बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यकृत ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक जमी रहती है। जैसे ही रक्त ग्लूकोज का स्तर कम होना प्रारंभ होता है, उस समय यकृत ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है तथा रक्त में विकसित हो जाता है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। अर्थात लंबे समय तक कार्य करने के लिए रक्त ग्लूकोज का मुख्य स्रोत यकृत ग्लाइकोजन है। यदि रक्त ग्लूकोज का स्तर निम्न होगा तो शारीरिक थकावट लंबी दूरी की दौड़ों में समय से पूर्व ही आ जाती है। यदि रक्त ग्लूकोज का स्तर निम्न होगा तो शारीरिक थकावट लंबी दूरी की दौड़ों में समय से पूर्व ही आ जाती है तथा हाइपोग्लाइसीमिया नामक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मांसपेशीय ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन का मांसपेशी संग्रह कार्बोहाइड्रेट ईंधन का एक दूसरा रूप है, जिसका उपयोग चयापचयी क्रियाओं में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के संग्रह की खेल के दौरान मांसपेशी थकान में विशेष भूमिका होती है। मांसपेशी ग्लाइकोजन संग्रह को आहार द्वारा अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। व्यायाम के समय मांसपेशी ग्लाइकोजन का उपयोग व्यायाम की तीव्रता और समय काल बढ़ाने से मांसपेशी ग्लाइकोजन की मात्रा का उपयोग अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि मांसपेशी ग्लाइकोजन थकावट की स्थिति तक पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए साइकिलिंग में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से ईंधन के रूप में ऑक्सीजन तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है और जो लंबे समय तक व्यायाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का कार्य करता है। व्यायाम के प्रकार भी मांसपेशियों द्वारा उपयोग ग्लाइकोजन मात्रा को प्रभावित करते हैं। व्यायाम के समय ग्लाइकोजन की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की कौन सी मांसपेशी उपयोग में लाई जा रही है। जैसे कि विदित है कि साइकिलिंग में क्वाड्रिसेप्स और वास्टस लैटरलिस मांसपेशी अधिक क्रियाशील होती है और इसी मांसपेशी द्वारा ग्लाइकोजन की मात्रा का उपयोग वास्टस मांसपेशी द्वारा 20 मिनट साइकिलिंग के दौरान किया जाता है। उतना ग्लाइकोजन
की मात्रा 30 किलोमीटर दौड़ में किया जाता है, उसी प्रकार 60 मिनट साइकिलिंग में मांसपेशी द्वारा ग्लाइकोजन की मात्रा 100 किलोमीटर दौड़ में उपयोग आने वाली ग्लाइकोजन के बराबर होती है। एक अन्य कारक जिसका संबंध व्यायाम के प्रकार से है वह भी मांसपेशी ग्लाइकोजन के उपयोग कैसे प्रभावित करता है। यह कारक मांसपेशी रेशों के प्रकार हैं। अतः व्यायाम के समय कंकाल मांसपेशी का कौन सा मांसपेशी रेशे का प्रकार उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि विदित है कि मानव मांसपेशी में 2 प्रकार के मांसपेशी रेशे पाए जाते हैं, जिन्हें तीव्र स्फुरण रेशे और मंद स्फुरण रेशे कहते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर उच्च तीव्रता और सूक्ष्म समय काल वाले शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्प्रिंटिंग में तीव्र स्फुरण मांसपेशी रेशों में संकुचन प्रक्रिया तेजी से होती है और लैक्टिक अम्ल तंत्र द्वारा एटीपी का उत्पादन होता है, जबकि मंद स्फुरण मांसपेशी स्लो ट्विच फाइबर का उपयोग हाई एरोबिक कैपेसिटी और लो एनारोबिक कैपेसिटी के लिए किया जाता है। इन मांसपेशी रेशों की सहनशीलता क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। दौड़ के समय सामान्य वास्टस लेटरलिस मांसपेशी का उपयोग अधिक किया जाता है। इन मांसपेशियों में लगभग 60 मंद स्फुरण रेशे पाए जाते हैं। अतः लंबी दौड़ के समय इस मांसपेशी रेशों द्वारा ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अर्थात सहनशीलता दौरों में स्लो ट्विच फाइबर की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। वसा के रूप में ईंधन। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा शरीर में जमा रहता है, जिन्हें वसीय अम्ल कहते हैं। ये वसा आहार से प्राप्त होता है। यह आहार से प्राप्त वसा पचने के पश्चात 2 प्रकार के रासायनिक तत्व बनते हैं, जिन्हें वसीय अम्ल और ग्लाइसिरॉल कहते हैं। ये वसीय अम्ल और ग्लाइसिरॉल दोनों आंत कोशिका इंटेस्टाइनल सेल द्वारा अवशोषित होकर ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस ट्राइग्लिसराइड के मूल रचना में एक अणु ग्लाइसिरॉल यौगिक का और 3 अणु मुक्त वसीय अम्ल के होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि मुक्त वसीय अम्ल ट्राइग्लिसराइड अणु का संगठित रूप है और ये ट्राइग्लिसराइड शरीर के एडिपोज ऊतक में पाए जाते हैं। FFA फ्री फैटी एसिड। इन मुक्त वसीय अम्लों की संख्या यद्यपि असंख्य होती है, लेकिन मुख्य वसीय एस्टियरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल और पाल्मेटिक अम्ल हैं। इन वसीय अम्लों की रचना देखने से मालूम चलता है कि ये इनमें कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं, लेकिन इनकी संख्या और व्यवस्था कार्बोहाइड्रेट से कुछ भिन्न होती है। ये वसा शरीर में संतृप्त और असंतृप्त रूप में पाया जाता है। संतृप्त वसा की रचना देखने से मालूम होता है कि इनके कार्बन अणु से पूर्ण रूप से संतृप्त रहते हैं, लेकिन असंतृप्त वसा वे वसीय अम्ल हैं जिनका कार्बन अणु हाइड्रोजन अणु से पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं रहते। संतृप्त और असंतृप्त वसा की रचना के अंतर को निम्न रचनाओं द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अर्थात उपरोक्त तथ्यों के जानकारी के अनुसार ये मुक्त वसीय अम्ल एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। इसी ऊतक में उपस्थित मुक्त वसीय अम्ल ट्राइग्लिसराइड से उस समय उत्सर्जित होता है जब मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यहाँ से यह मुक्त वसीय अम्ल रक्त द्वारा मांसपेशियों को स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण शरीर में वसा की मात्रा घट जाती है और धावक के शरीर का वजन भी कम हो जाता है। शारीरिक अभ्यास के समय मांसपेशियों को वसा 2 प्रकार के ईंधन के रूप में मिलता है। एक
फ्री फैटी एसिड इन ब्लड। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड स्टोर इन स्केलेटल मसल। रक्त में मुक्त वसीय अम्ल, कंकाल मांसपेशी में ट्राइग्लिसराइड संग्रह। फ्री फैटी एसिड इन ब्लड, रक्त में मुक्त वसीय अम्ल। मुक्त वसीय अम्ल रक्त द्वारा एडिपोज ऊतकों में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात वसीय ऊतक ट्राइग्लिसराइड रासायनिक क्रिया द्वारा टूटकर मुक्त वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए ये रक्त सहित मुक्त वसीय अम्ल ऑक्सीजन तंत्र द्वारा एटीपी उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में मुख्य स्रोत का कार्य करता है। जैसा कि खेलों के आधार पर नीचे चित्र क्रमांक 3.10 में दिखाया गया है कि 1 घंटे साइकिलिंग करते समय टांगों की मांसपेशियों में मुक्त वसीय अम्ल का ऑक्सीकरण कुल चयापचय का 11% होता है। अन्य खोजों के आधार पर मुक्त वसीय अम्ल का ऑक्सीकरण कुल अभ्यास का 25 से 90% चयापचय होता है। कार्यकारी मांसपेशियों द्वारा ग्रहण मुक्त वसीय अम्ल इस बात को दर्शाता है कि रक्त में मुक्त वसीय अम्ल की मात्रा कितनी है। इस मुक्त वसीय अम्ल की मात्रा को आहार द्वारा ग्रहण वसा से बढ़ाया जा सकता है, अर्थात रक्त में मुक्त वसीय अम्ल के स्तर बढ़ने से खिलाड़ी की सहनशीलता प्रदर्शन बढ़ता है। मुक्त वसीय अम्ल के बढ़ने से मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की मात्रा भी बढ़ती है, अतः खिलाड़ी को अभ्यास के दौरान थकान देर से आती है। कंकाल मांसपेशियों में ट्राइग्लिसराइड संग्रह। मुख्यतः इन ट्राइग्लिसराइड का उपयोग लंबे समय की शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। जैसा कि उपरोक्त चित्रों में दर्शाया गया है कि 1 घंटे साइकिलिंग करने से ट्राइग्लिसराइड टांगों की मांसपेशियों के कुल चयापचय का 32 ईंधन का भाग है, जो कि कुल वसा चयापचय का 75 है। सामान्यतः मांसपेशियों में संग्रहित वसा की मात्रा अभ्यास से पूर्व अधिक है, तो व्यायाम के समय ट्राइग्लिसराइड का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। वैसे वैज्ञानिक तौर पर आज तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि मांसपेशियों में ट्राइग्लिसराइड का संग्रह कितना होना चाहिए जो कि सहनशीलता प्रदर्शन को प्रभावित कर सके। प्रोटीन ईंधन के रूप में प्रोटीन अभ्यास के लिए एटीपी उत्पादन में बहुत सूक्ष्म योगदान देती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रोटीन के टूटने से 5 से 15 कुल ऊर्जा शरीर में प्राप्त होती है। अधिक प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से खिलाड़ियों का कोई विशेष फायदा नहीं होता, क्योंकि मूल रूप से प्रोटीन आहार का एक मुख्य भाग है जो कि शरीर की उत्तक कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करती है। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट एवं वसा यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं, उसी प्रकार से प्रोटीन यौगिक में भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या नाइट्रोजन परमाणु की जटिल कड़ी होती है। ये जटिल कड़ी मिलकर अमीनो अम्ल का निर्माण करती हैं। सामान्यतः प्रोटीन में 200 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और अमीनो अम्ल टूटने के बाद पायरुविक अम्ल में बदल जाते हैं, जहां ये पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके एटीपी का उत्पादन ऊर्जा के रूप में करता है। यद्यपि प्रोटीन ऑक्सीजन तंत्र में एक ऊर्जा ईंधन के रूप में उपयोग लाई जाती है, जो कौशल प्रदर्शन के समय यह प्रोटीन मेटाबॉलिक ईंधन के रूप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए प्रोटीन का उपयोग करते हैं। इसी कारण खेल विशेषज्ञ या खेल प्रशिक्षक अपने खिलाड़ी को प्रोटीन की अधिक मात्रा उपयोग करने के लिए इस आशा से निर्देशित करता है कि उसकी ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी। मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। बेसल मेटाबॉलिक रेट 1600 kcal प्रतिदिन है। शरीर में कोशिकाओं की संख्या 75 ट्रिलियन है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है।
शरीर में पाए जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या 206 है। मस्तिष्क का भार 1220 से लेकर 1400 ग्राम है। रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर है। शरीर के भार का 5 से 7% होता है ब्लड। रक्त दाब ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन तथा महिलाओं में 4 से 4.5 से 5 मिलियन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 से 127 दिन। श्वेत रक्त कोशिकाओं का संख्या 5000 से 11000 और श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन का। श्वेत रक्त कोशिका के अंतर्गत आने वाली कोशिकाओं का प्रतिशत कुछ इस प्रकार है। बेसोफिल्स 0.5% से 1% तक होते हैं। एसिनोफिल्स 1% से 3%। मोनोसाइट 4 से 8%। न्यूट्रोफिल्स 40 से 70%। लिम्फोसाइट 20 से 40%। प्लेटलेट्स इसकी संख्या 2 लाख से 4 लाख होता है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 14 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में। महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में। मानव शरीर में कुल हीमोग्लोबिन की मात्रा 500 से 700 ग्राम है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल ब्लड रिसिप्टेंट जो है वो हो गया AB। और कॉमन ब्लड ग्रुप देखिए तो AB, AB, O, RH पॉजिटिव तथा RH नेगेटिव। रक्त के जमने का समय 3 से 6 मिनट है। औसत शरीर का भार 70 किलो होना चाहिए। औसत शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ब्रेथ रेट 16 से 20 प्रति मिनट होना चाहिए। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। औसत हृदय का भार 250 से 300 ग्राम है। औसत हार्ट रेट 72 प्रति मिनट या 1 लाख प्रतिदिन है। औसत एवरेज कार्डिक आउटपुट 5 लीटर प्रति मिनट है। आंतों की लंबाई 7 मीटर है। किडनी का साइज 11x6x3 सेंटीमीटर है। किडनी का औसत भार 340 ग्राम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत का औसत भार 1.5 किलोग्राम होता है। मूत्र के प्रोडक्शन का स्थान किडनी है। मानव शरीर की कुल मांसपेशी 339 है। मनुष्य की आकार में सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे में पाई जाती है। मनुष्य की लंबाई में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस कान में पाई जाती है। मनुष्य की लंबाई में सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे लंबी धमनी एब्डोमिनल अरोटा पेट में पाई जाती है। सबसे लंबा सिरा इंफीरियर वेना कावा जो कि शरीर के निचले हिस्से से दाएं आलिंद में प्रवेश करती है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जिसको मोनोसाइट कहते हैं। मनुष्य का कौन सा अंग अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता है? लीवर। मेरुदंड की औसतन लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी तंत्रिका साइटिका है जो कि सैक्रल वर्टिब्रा से लेकर दाएं पैर के निचले हिस्से तक जाती है। लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल होता है। तंत्रिका कोशिका। मनुष्य का कौन सा अंग सबसे कम उत्पादन रखने की क्षमता रखता है? तो मस्तिष्क। कम से कम कितनी दूरी पर औसतन आँखों से साफ दिखाई देता है? 25 सेंटीमीटर। पेनक्रियाज का भार है लगभग 60 ग्राम। क्रियात्मक रूप से सबसे अधिक क्रिया करने वाला मनुष्य का अंग लीवर है। नाड़ी दर पल्स रेट 72 प्रति मिनट है। सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ा मोनोसाइट। सबसे पतली चमड़ी कंजक्टिवा आँखों में पाई जाती है।
जीव विज्ञान विभिन्न शाखाओं के नाम एवं जनक। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, कवक विज्ञान के माइकेली, जीवाणु विज्ञान का लीवेनहॉक, सूक्ष्म जैविकी का लुई पास्चर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का वॉन बेयर। कोशिका विज्ञान संबंधी खोजें। केंद्रिका का खोज फोंटाना ने 1781 में किया। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। जीव द्रव्य का नाम दिया गया पुरकिंजे के द्वारा 1839 में। कोशिका विभाजन की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1877 में किया। गुणसूत्रों का विभाजन तथा क्रोमेटिन शब्द की खोज ब्लू फ्लेमिंग ने 1879 में किया। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज कोलोकर ने 1880 में किया। गोल्जी काय का खोज कैमिलियो गोल्जी ने 1891 में किया। माइक्रोकॉन्ड्रिया नामक शब्द की खोज सी बेंडा ने 1897 में किया। गुणसूत्रों की संख्या बेंडन एवं वोबरी ने 1887 में किया। आनुवांशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका टी.एच. मॉर्गन ने 1950 में खोज किया था। और अर्धसूत्री विभाजन नामक शब्द का खोज जेबी फार्मर ने किया। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में विशेष कौशलों, स्किल व स्थिति के आधार से संबंधित मांसपेशियों के नाम। यहाँ देखिए सभी चित्र के साथ आपको दिखाए जाएंगे। बॉक्सर मसल जिसे सेरेटस एंटीरियर कहते हैं। थ्रोवर मसल, पेक्टोरलिस मेजर। टेलर मसल जिसे सार्टोरियस कहते हैं। सैटर्न से तात्पर्य टेलर से है। मलखम मसल इसे एडक्टर मैग्नस कहते हैं। राइडर मसल इसे एडक्टर मैग्नस कहते हैं। रोइंग मसल इसे लेटिसमस डोर्सी कहते हैं। लिफ्टर मसल इसे डेल्टॉइड कहते हैं। स्विमर मसल इसे भी डेल्टॉइड कहते हैं। काफ मसल जिसे गैस्ट्रोनीमियस कहते हैं। रोप क्लाइंबर मसल जिसे लैटिसमस डोर्सी मसल कहते हैं। लाफिंग मसल जिसे मैसेस्टर कहते हैं। लेट्स मसल लैटिसिमस डोर्सी को कहते हैं। विंग्स मसल लैटिसिमस डोर्सी को कहते हैं। लंबी मसल सार्टोरियस को कहते हैं। छोटी मसल स्टैपेडियस को कहते हैं। बड़ी मसल ग्लूटियस मैक्सिमस को कहते हैं। हिप मसल ग्लूटियस को कहते हैं। थाई मसल को क्वाड्रिसेप, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस मीडियलिस तथा वास्टस लेटरलिस कहा जाता है। अब एब्डोमिनस मसल को रेक्टस एब्डोमिनस तथा ऑब्लिंग एब्डोमिनस भी कहा जाता है। जॉ मसल को मैसेस्टर कहा जाता है। फोर हेडेड मसल्स को क्वाड्रिसेप्स कहा जाता है। मजबूत मसल स्ट्रॉन्ग मसल्स जीभ की मांसपेशी निचले जबड़े की मांसपेशी को कहा जाता है। टंग मसल सर्वाधिक बल लगाकर खींचने वाली मसल्स को सोलियस कहते हैं। श्वसन को नियंत्रित करने वाली मसल्स को डायफ्राम कहते हैं। रिस्पायरेटरी कंट्रोल मसल डायफ्राम को कहते हैं। हड्डियों की शरीर में स्थिति, आकार तथा क्रिया के आधार पर नाम। लंबी हड्डी फीमर, उर्वाक अस्थि। छोटी हड्डी स्टेप्स। जांघ की हड्डी फीमर। सिन बोन टिबिया जो आगे होता है अंतरजंघिका अस्थि। काफ बोन फिबुला जो कि बहिर्जंघिका अस्थि होती है। बड़ी हड्डी फीमर हड्डी। रेस्ट बोन कलाई की हड्डी जिसे कार्पल बोलते हैं। रेस्ट बोन कलाई की हड्डी जिसे कार्पल बोलते हैं। फिंगर बोन अंगुलियों की हड्डी
जिसे फ्लैंजेस कहते हैं। हिल बोन एरी की हड्डी जिसे कैल्केनम कहते हैं। जॉ बोन जबड़े की हड्डी जिसे मैंडबल अधोहनु कहते हैं। चमगादड़ के आकार की हड्डी जिसे एस्फेनॉइड जतुकाम्ब अस्थि स्फेनॉइड कहते हैं। तैरने वाली पसली निचली दो पसलियाँ, सबसे पसली में जो नीचे का दो होता है 11वां 12वां पसली, उसे ही कहते हैं तैरने वाली पसली, फ्लोटिंग रिब्स। माथे की हड्डी जो कि फ्रंटल हो गया। शोल्डर ब्लेड जिसे स्कैपुला कहते हैं, स्कंद फलक अस्थि। कॉलर बोन जिसे कैल्विकल कहते हैं। घोड़े के खुर के आकार की हड्डी जिसे हायोड बोन कहते हैं। हिप बोन जो कि पैल्विक ग्रिल हो गया। टेल बोन या पूंछ वाली हड्डी जिसे कॉकिक्स कहते हैं या अनुत्रिक कहते हैं। आंसू संबंधी हड्डी लेक्राइमल हड्डी को कहते हैं, अश्रुवाही अस्थि। छाती की हड्डी जिसे स्टर्नम कहते हैं, उरोस्थि। एंकल बोन टखने की हड्डी को टेलस बोलते हैं। घुटने की टॉपी पटेला कहते हैं। शारीरिक क्रिया व रचना विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीफिक्स, सफिक्स व मूल रूट जिनका ज्ञान शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके माध्यम से कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हल हो सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए बहुत सारा उपसर्ग दिया हुआ है, तो इस चीज़ को एक एक करके आप देख लीजिए।